जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव पेपर में, रिस्क रिटर्न का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। इसीलिए रिस्क मेजरमेंट के लिए रिटर्न को भी समझना ज़रूरी है। जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था एनुअल रिटर्न क्या होता है और एनुअल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट कुछ बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन था, तो उसको मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, है ना। तो एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू, शॉर्ट में फॉर्मूला D1 बाई P0 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। अगर हम एलसीएम ले लें तो P0 D1 प्लस P1 माइनस P0 इंटू 100 करने से परसेंट में रेट में व्यक्त हो जाएगा। अब हियर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खास करके जो इक्विटी शेयर्स है इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, तो इक्विटी शेयर्स वेरिएबल रिटर्न वाला होता है, क्योंकि उस पर पहले से रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया जाएगा ये तय नहीं होता। वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पोजीशन पर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किए गए डिविडेंड पे आउट डिसीजन या पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड वेरिएबल हो सकता है ईयर बाय ईयर। तो ये दूसरा जो डिविडेंड के रूप में पेमेंट मिलता है वह एनुअल पेमेंट हुआ डिविडेंड पे आउट, और दूसरा जो रिटर्न होता है वह शेयर में जो कैपिटल कोई इन्वेस्ट करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है वो। तो वर्ष के शुरू में आपके शेयर का प्राइस क्या था, उस समय आप चाहते, या तो आप उस समय परचेज किए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, तो आपको प्राइस पे करना पड़ा होगा जो मार्केट प्राइस रहा होगा वर्ष के शुरू में। अगर आपने पहले से कर रखा है तो उस वर्ष में पहली तारीख को जो मार्केट प्राइस था, आप चाहें तो उसको कैपिटलाइज कर सकते थे मार्केट में बेच करके उतना रुपया। सपोज कीजिए उस समय मार्केट प्राइस 120 था, जबकि इनिशियली जब आपने इन्वेस्ट कर रखा 2 साल 3 साल पहले तो उसका मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ था। तो आप अगर इस वर्ष के प्रारंभ में उसको बेचते तो 120 रियलाइज कर सकते थे ना। उस 120 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा इस साल का, और उसमें जो प्राइस में चेंजेस आया एट द एंड ऑफ द ईयर, वो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी तो आपका गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। सपोज उसका मार्केट प्राइस वर्ष के अंत में 150 हो गया, तो 120 आपका वर्ष के शुरू में प्राइस था और इस साल के दौरान उसमें कुल 30 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में, यानी कैपिटल आपका एप्रिशिएट कर गया, 120 से 150 हुआ, यानी 30 रुपीज़ का एप्रिसिएशन है। तो आपको अगर 10 रुपीज़ पे 40% डिविडेंड दिया गया कंपनी की ओर से, 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है और उसका 40% डिविडेंड दिया गया, तो कितना मिला आपको? 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ के रूप में आप एक शेयर पर डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, और 30 रुपीज़ आपका प्राइस बढ़ गया। आप चाहे तो 150 में बेच के 30 रुपीज़ कैपिटल गेन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट बेच के। तो 30 प्लस 4 दोनों क्या हुआ? 34 रुपीज़ का रिटर्न मिला इस साल के अंत में, जबकि आपका इनिशियल कितना था इन्वेस्टमेंट? 120। तो 120 और 34 रुपीज़ का आप परसेंटेज निकालोगे, रेट में व्यक्त करोगे, तो सर्टेन परसेंटेज आएगा। दैट विल बी योर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। उसी चीज़ को हमने फॉर्मुलेट करके लिखा है यहाँ पे। हेयर D1 implied dividend received at the end of the period या year। P1 P0 price of शेयर यानी इन्वेस्टमेंट आपका एट द बिगिनिंग
of the year, and P1 implies price of share या इन्वेस्टमेंट at the end of the year. तो डिविडेंड जो मिला उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? डिविडेंड रिसीव्ड बाय मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग। आपने 120 रुपया इस साल के शुरू में था और उस पर 4 रुपीज़ का रिटर्न मिला डिविडेंड फॉर्म में, तो इसका परसेंटेज प्लस आपका मार्केट प्राइस वर्ष के शुरू में 120 था जो अंत में बढ़ के 150 हुआ। इसको एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए D1 जो है वो आपका क्या है, ₹10 है पर शेयर। P0 उसका मार्केट प्राइस जो था ₹120 पर शेयर, एंड P1 इज इक्वल टू ₹150 पर शेयर। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आपका 10 रुपीज़ का डिविडेंड रिटर्न पाए आप, और प्लस आपने मार्केट प्राइस में क्या चेंज आया, तो 150 हो गया 120 से, तो 30 रुपीज़ का चेंज आया, और जबकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा गया था 120। अब परसेंटेज के लिए रेट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। तो 10 अब प्लस 30, 40/120 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, लगभग आपका 33.33% के का एनुअल रिटर्न हुआ, है ना। 4 3 या 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%। दिस इज द एनुअल रिटर्न जो नॉर्मली हर एक साल जो मिल रहा है, जो अलग अलग वर्ष में अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न होगा, उसको मेजर करने का तरीका हमने बताया। देखा जाए तो रिस्क और रिटर्न का के आपस में कोरिलेशन होता है, इवन यहाँ तक कहिए कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। जिस दिशा में रिस्क जाता है उसी दिशा में रिटर्न भी होता है, यानी हायर द रिस्क लार्जर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न एंड आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लोअर द रिस्क लोअर द रेट ऑफ रिटर्न एंड लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न की संभावना, हम लोग आजकल बड़ा चलता है टीवी पे प्रचार, डर के आगे जीत है, मतलब रिस्क लेने से रिटर्न मिलता है। बच्चे से सुन रहे हैं नो रिस्क नो गेन, है ना। तो ये बड़ा कोरिलेशन आपस में रिस्क और रिटर्न का होता है, उसी का विश्लेषण करना, उसको हमको मेजर करना है कि किस पोर्टफोलियो में यानी इन्वेस्टमेंट के किस यूनिट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसको क्वांटिफाई करना है ना। तो रिस्क रिटर्न का जो रिलेशनशिप है उसको पहले समझें, फिर मेजरमेंट ऑफ रिस्क हम लोग देखेंगे। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप क्या है? नो रिस्क नो गेन, यानी रिस्क का रिटर्न से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, relationship between risk and return is in a single unit of investment
is always positive. ये ध्यान में रहे, because higher the risk, larger the rate of return, and possibility of higher loss. ध्यान में रहे, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न अधिक मिलने की संभावना है, तो लॉस की भी संभावना अधिक है। ये जो वेरिएशन है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, यही वेरिएशन रिस्क है। रिस्क इसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इज नॉर्मली वेरिएबिलिटी in return from an unit of investment is termed as risk, है ना। तो रिटर्न और रिस्क में कोरिलेशन है, इसके मेजरमेंट, इसको थोड़ा समझें तो ग्राफिकली हम इस दोनों के रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप गौर करें तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, इन्वेस्टमेंट हैविंग फिक्स्ड रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हैविंग वेरिएबल रिटर्न। ऐसे एक रिस्क फ्री बोला जाता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बैंक में एफडी कर दो 5 इयर्स के लिए, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 5 इयर्स तक कंटिन्यू करेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लिखा हुआ है उस सरफेस पर कि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, मतलब इंटरेस्ट विल बी पेड एट ऑल टाइम एट द रेट ऑफ 10% ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। तो ये क्या है, फिक्स्ड रिटर्न है। इसमें मतलब ऊपर से दिख रहा है कि ये फिक्स्ड है, इसमें वेरिएबिलिटी नहीं है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्री नहीं है, किसी भी प्रकार का, फिजिकल एसेट में करो या फिर सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में करो। इसलिए कि इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है रिस्क के लिए। आपका इन्फ्लेशन रेट जब ही चेंज होगा, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वो नहीं होगा जो आप देख रहे हो। आप अगर 10% वाले सिक्योरिटीज में 1 लाख आज लगाते हो तो नेचुरली आपको आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट 10,000 इन रिटर्न। बट during the mid time the inflation rate at the beginning of the year is suppose 4%. Now by the end of the year it gone up to 6%. What does it mean? 1 लाख रुपया का 6,000 आपका रिटर्न था साल के शुरू में इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, है ना। वो 1 साल के बाद 1,06,000 हो जा रहा है। जो 1 लाख आज आप लगा रहे हो, इन्फ्लेशन रेट बता रहा है कि वो 1,06,000 के बराबर का वैल्यू होगा आफ्टर 1 ईयर। तो 1,06,000 तो आपका उस समय का कैपिटल हो गया ना, और आपको मिल क्या रहा है 1,10,000 ऑन मैच्योरिटी। अपना इन्वेस्टमेंट 1 लाख आप कैपिटल बैक पाओगे फिक्स डिपॉजिट से, और साथ में 10,000 इंटरेस्ट बैक पाओगे साल के अंत में। लेकिन इन्फ्लेशन रेट कह रहा है कि 1 लाख का वो रिटर्न नहीं है, बल्कि 1,06,000 रुपया तो आपको यूं ही मिल रहा था। तो आपको मिला क्या, आज 1,10,000 जो मिल रहा है उसका 1,10,000 के बराबर वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू कम हो चुका है। क्योंकि जो 1 लाख आप वापस अपना कैपिटल पा रहे हो, आफ्टर 1 ईयर वापस पा रहे हो, तो आफ्टर 1 ईयर इस वैल्यू हैज गॉन अप टू रुपीज 1,06,000। तो only surplus 4,000 you are receiving from your investment as a return.
तो आप 10,000 रुपया जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो एक्चुअली 4,000 है, क्योंकि आपका कैपिटल का वैल्यू उस समय 1,06,000 के बराबर है ना। आफ्टर 1 ईयर जो आज 1 लाख लगाएंगे उसका 1,06,000 वैल्यू, ये इन्फ्लेशन रेट कर रहा है, तो उस समय जो 10,000 मिल रहा है उसका वैल्यू वो नहीं है जो दिख रहा है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता अगर सोचा जाए तो, क्योंकि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड इफ देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन रेट एंड देयर इज नो फ्लक्चुएशन या देयर इज टोटली स्टेबल इकोनॉमी, नो एनी चेंजेस हैज बीन observed and all political stability is sustained whole of the year, then there will be your risk, investment will be risk free, क्योंकि इकोनॉमी कोई चेंज नहीं आया, मॉनेटरी चेंज पॉलिसी में चेंज नहीं आया, ना मॉनेटरी वैल्यूएशन में, इन्फ्लेशन में, सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड यानी ओवरऑल इकोनॉमी फंक्शनिंग इन नॉर्मल सिचुएशन, तब जाके आप रिस्क फ्री बता सकते हो। लेकिन ये सारा सिचुएशन आपके प्राइस लेवल को, मनी का जो प्राइस लेवल है उसको अफेक्ट करता है। नेचुरली आपका रिटर्न वो नहीं होता जो आप एक्चुअली पा रहे हो, है ना, जो समझ रहे हो। तो लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 10 फिक्स्ड वाले का 10% इसी प्रकार के जो अदर सिक्योरिटीज हैं उसमें लगाने वाले लोगों को 10% मिलता है, तो रिस्क फ्री आपका रिटर्न क्या है, इतना है। यानी आप अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते हो फिर भी 10% आपका रिटर्न मिलना तय है। लेकिन आप रिस्क माउंट अप करते हो, आपका रिस्क ज़्यादा लेते हो उससे बेहतर रिटर्न पाने के लिए, तो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो इसको हम देखें तो रिस्क का लाइन किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है रिटर्न का, है ना, और रिस्क लाइन है ये, इस पर हम लोग रिस्क को दिखाए इधर रिटर्न। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है रिटर्न बढ़ता चला गया, तो ये दोनों के बीच कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, रिस्क लेने से रिटर्न का रेट बढ़ता है। लेकिन याद रहे ये सारा सिचुएशन एक जैसा होगा क्या, ये तो तब मान्यता रखेंगे कि बढ़ता है तो बढ़ता है रिस्क जब आपका बिजनेस ग्रोथ सस्टेन कर रहा हो, स्टेबल हो, स्टेबल ग्रोथ बिजनेस में हो, नए नए मार्केट शेयर हर एक साल बढ़ते हो, नए मार्केट को आप कैप्चर कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, तो आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा फर्म का, इंडस्ट्री का। तो जिस फर्म का ये शेयर है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा टाइम टू टाइम, पॉजिटिव रिजल्ट आने से उसके प्रति अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट का बढ़ेगा और डिमांड सप्लाई पोजीशन की वजह से आपका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो वो रिटर्न को प्रभावित करेगा। तो ये जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमेशा एक जैसा रहे ये संभव नहीं है। वो हाँ आपका परसेंटेज वाला रिटर्न तो ओके रहेगा, लेकिन मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन तो आपके रिटर्न को टोटल में घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपका ये मूव कर जाए डाउनवर्ड और आपका लॉस भी हो जाए। जैसे मार्केट प्राइस अगर डिमांड सप्लाई फैक्टर के कारण, अदर इकोनॉमिक फैक्टर के कारण बहुत डाउन हो जाता, 120 हम मान के चले थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइस हमारा मार्केट का शेयर का, तो अगर वो 150 के बजाय ऐसा भी तो संभव है कि वो 90 हो जाए, तो जो बढ़ रहा था ग्राफ आपका रिस्क का वो डाउन आ जाएगा। क्यों? तो आपका 10 रुपीज़ का एनुअल रिटर्न हुआ, 10% तो फिक्स था, वो मिल गया आपको पर शेयर, लेकिन मार्केट प्राइस अप्रिशिएट करने के बजाय डेप्रिशिएट किया, तो आपका जो रिटर्न था वो 120 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, उसका वैल्यू 90 रुपीज़ हुआ, तो आपको 10, 30, 30 रुपीज़ का लॉस हुआ। कैपिटल गेन ना हो करके कैपिटल लॉस हो रहा है, आपका प्राइस डिप्रिशिएट कर गया शेयर का, तो 30 रुपीज़ का लॉस और 10 रुपीज़ का गेन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो नेट लॉस आपका 20 रुपीज़ का हुआ, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो ये देखना है
लेकिन ये देखा जाता है सिमिलरली, जैसे जैसे हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं, यानी गवर्नमेंट में जो रिस्क कम है तो लोअर रिटर्न, एफडी में लिस्ट कम है तो लोअर रिटर्न है, उससे बेटर रिटर्न करने के लिए हमने इक्विटी शेयर में लगाया, इन्वेस्ट किया, तो रिस्क हमने ज़्यादा लिया तो रिटर्न ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क टेकर अगर किसी बिजनेस फर्म में होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिटर्न पहले से तय नहीं होता और ना ही कंपनी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन होता है डिविडेंड पेमेंट करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं होता। ये कंपनी इज नॉट लीगली लायबल टू पे डिविडेंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड एवरी ईयर, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन करते हैं और सिचुएशन क्या अलाउ करता है उनको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं अंतिम दावेदार हैं, सारे का पेमेंट सेटल करने के बाद ही उनको कुछ भी पेमेंट मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी उनका हाई होता है रिटर्न का। तो जैसे जैसे रिस्क उन्होंने लिया वो रिटर्न बढ़ता है। इसको आप समझ चुके होंगे। अब यही रिलेशन से यहाँ पे हमें समझना है कि ये नॉर्मल जो कहा जाता है, हायर द रिस्क लार्जर द अमाउंट ऑफ रिटर्न और लोअर द रिस्क लोअर रेट ऑफ रिटर्न या लोअर रिटर्न, उस चीज को वो किसी एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। आप किस प्रकार के सिक्योरिटीज में, किस प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है ना। इस चीज को अगर हम देखें, साइज ऑफ रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट यूनिट depends upon its type. The degree of risk depends upon the nature of securities और nature of investment. आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लगाया वो रिस्क फ्री माना जाता है। अगर आपने इक्विटी शेयर में किसी कंपनी के कॉर्पोरेट हाउस के इक्विटी शेयर में लगाया तो हाईएस्ट रिस्क को होता है, हाई रिस्क कवर करता है, हाई रिस्की, है ना। इसके अलावा अब बीच में देखें तो मॉर्गेज लोन, अगर आपने किसी को एसेट प्लेज करके यानी फिजिकल एसेट्स को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट लोन दिया है तो उससे मिलने वाला ब्याज इसलिए सिक्योर्ड है रिटर्न, जो आप लैंड बेच करके जो एसेट मॉर्गेज किया है उसने आपके पास, उसको बेच के रिकवर कर सकते हो, लेकिन बशर्ते कि मॉर्गेज सफिशिएंट हो, है ना। तो मॉर्गेज लोन और सिक्योर्ड लोन में यानी सिक्योर्ड सिक्योरिटी में तो आपको थोड़ा इससे तो रिस्की होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक में क्लाइंट है, बोरोवर कौन है, एक में गवर्नमेंट है और एक में कॉर्पोरेट हाउस है, तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हाउस की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो इसका अगर हम रिस्क फ्री मानते हैं तो इसमें सपोज कीजिए एक सर्टेन 10% रिस्क तो होगा, एक डिग्री ऑफ रिस्क मान लीजिए। इसमें नील है, इसमें 0 है ना, और यहाँ पे क्या है 10% है। अब आप कॉर्पोरेट हाउस के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या बॉन्ड्स वाले में लगाते हो तो इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन या अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, तो ये थोड़ा सा बढ़ के 15% डिग्री इसका रिस्क का हो सकता है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर लगाते हो तो ये ओनर है, कंपनी जो भी अर्न करती है उसमें पहले ये सारे जो इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट यील्डिंग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंसिंग सोर्स है, उनका इंटरेस्ट पहले पेड करती है। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें सबसे पहले अपने जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मॉर्गेजर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनका जो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन है उसको सेटल करती है।
फिर जो प्रॉफिट बचता है उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देती है। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें पहला जो ओनर है जिनको डिविडेंड मिलेगा वो भी फिक्स्ड रेट से, वो है प्रेफरेंस शेयर। तो चूंकि इसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है और दूसरा इनके पास प्रायोरिटी है अगर शेयर से पहले लेने का, तो थोड़ा रिस्क इसके तुलना में तो कम हुआ लेकिन डिवेंचर की तुलना में तो ज़्यादा होगा। अब आप समझो जब एक ऑर्डर में पेमेंट करना है तो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है पार्टी है उसको पेमेंट पहले मिलना है, तो उससे तो सिक्योर्ड हो गया सेकेंड वाले से, सेकेंड वाला थर्ड वाले नंबर वाले से सिक्योर्ड हुआ, थर्ड वाला फोर्थ वाले। यानी एक ऑर्डर में जब सेटलमेंट करना है किसी क्लेम का तो नंबरिंग के हिसाब से वो रिस्क की थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सपोज कीजिए 20% रिस्क कवर करता है और ये अनलिमिटेड है। चूंकि इन सब को देने के बाद चूंकि इसका रिटर्न भी फ्लेक्सिबल है और रिस्क भी फ्लेक्सिबल है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो लॉस ही उठाना पड़ सकता है। चूंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स आर नॉर्मली रियल मेंबर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है। ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने वोटिंग राइट के आधार पर कंट्रोल में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी भूमिका होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इक्विटी शेयर्स होगा। अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में रिटर्न को दिखाया गया है और इस पे जो रिस्क है उसको दर्शाया गया है। तो अगर हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, जीरो रिस्क लेना चाहते हैं, इफ रिस्क रिटर्न क्या होगा? वह सबसे लोएस्ट रिटर्न होगा। लेकिन जब हम रिस्क मॉर्गेज में लेने का इन्वेस्ट करने तो इसका रिटर्न बढ़ गया, यहाँ से आगे चला गया, फिर आप रिटर्न देखते जाएं, सबका रिटर्न बढ़ता चला गया और हाईएस्ट रिटर्न किसका है? इक्विटी का है ना। तो जैसे जैसे हमने सिक्योरिटी का नेचर बदला, रिस्क के साथ साथ रिटर्न की भी संभावना अलग अलग हो गया। क्योंकि रिस्क सब में अलग है तो रिटर्न, अगर हम लो पे सोचे तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, उससे ज़्यादा रिस्की क्या है? मॉर्गेज। यानी रिस्क केवल फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क और रिटर्न का फीचर्स अलग अलग होता है। तो इसमें जब हम रिस्क मेजरमेंट करेंगे तो कौन सा यूनिट है, सिंगल है या डबल है या डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम रखने के लिए वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अगर एक में लॉस की संभावना हो रही होती है तो दूसरे से उसको मेकअप करने के लिए जिसमें रिस्क कम है उसमें इन्वेस्ट कर लेता है, एवरेजिंग करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये आपको मैंने बताया था, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। यानी पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ financial securities, combination of investment made in diversified financial securities having their specific feature of in sense of risk and return held by a person। किसी इन्वेस्टर के द्वारा जो डाइवर्सिफाइड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसका अपना अपना रिस्क रिटर्न फीचर है, डिफरेंट है, उसी को हम उसी ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो उसके रिस्क कैलकुलेट करने का, मेजर करने का तरीका अलग होगा। सिंगल एसेट के रिस्क मेजर करने का तरीका अलग होगा। दो प्रकार के, अगर हम एक से अधिक इन्वेस्टमेंट है यानी दो इन्वेस्टमेंट है, उसका तरीका अलग होगा, है ना। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है और रिस्क रिटर्न में वेराइटीज या डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज का भी भूमिका होती है। तो हम अगले क्लास में रिस्क मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।